तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ली टियानजिन जो होती है वो क्राउन प्रिंस के ऑफर को साफ मना करते हुए उसे बोलती है कि मैंने अपने लिए टीममेट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर ढूंढ लिए है। और ली टियानजिन की इस बात को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस के साथी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और हम देख पाते हैं कि जो क्राउन प्रिंस होता है उसे भी ली टियानजिन की ये बात जो होती है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होती। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो वैंग के कैंप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वे लोग आराम से बैठकर चाय बना रहे होते हैं और जो लिंग फ्यू होती है वो आराम से सभी लोगों को चाय जो होती है वो सर्व कर रही होती है। और अब जो लीकिंग होता है वो वैंग से बोलता है कि सैग मास्टर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या हम लोग जो है वो इस एंशिएंट लैंड के अंदर जो है वो नहीं जाने वाले? क्योंकि ये जो डीमन सेलिंग असेंबली है ये 3 दिनों तक चलने वाली है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को जल्दी से अंदर जाना चाहिए, इससे पहले कि सभी डीमन जो है वो दूसरे लोगों के हाथों मारे जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग लेट हो जाएंगे। और लीकिंग की इस बात को सुनने के बाद वैंग जो होता है वो लीकिंग से बोलता है कि तुम यहाँ पर पैनिक क्यों हो रहे हो, क्योंकि अगर डीमन जो है वो अगर दूसरे लोगों के हाथों मारे भी गए तो हम लोग जो है उनसे छीन लेंगे। क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर दूसरों से पॉइंट जो है वो छीनना अलाउ किया गया है, तो इसीलिए हमें अपनी एनर्जी जो है वो डीमनों को मारकर वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही लीकिंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे मैं तो इस बारे में भूल ही गया था कि हम दूसरे लोगों से भी जहाँ पर पॉइंट जो है वो छीन सकते हैं। सैक्ट मास्टर, मानना पड़ेगा कि आप सच में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले पर्सन हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि ली टियानजिन जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताती है कि मैं ली टियानजिन हूँ, टियानजिन सेक्ट से, और मैं सेक्ट मास्टर वैंग और बाकी सभी कल्टीवेटरों को ग्रीट करती हूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो ली टियानजिन से बोलता है कि मिस ली टियानजिन, क्या हुआ, आप मेरे पास में क्यों आई हो, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? जो सुनकर ली टियानजिन जो होती है वो वैंग से बोलती है कि सेक्ट मास्टर, मैं वैंग, मैं आपके डिवाइन इमोर्टल सेक्ट जो है उसे ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे डिसाइबल के रूप में अपने सेक्ट के अंदर एक्सेप्ट करोगे। जो सुनते के साथ ही तो सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि लिंग फ्यू तो इतनी ज़्यादा शौक हो जाती है कि वो चाय को कप में डालने की बजाय वैंग के हाथ के ऊपर ही डालने लगती है। और जो वैंग होता है वो ली टियानजिन से बोलता है कि मिस ली टियानजिन, आप केवल जो टियानजिन सेक्ट है जो कि टॉप सेक्टों में से एक है उसे लीव ही करना नहीं चाहती हो, बल्कि यहाँ पर मेरे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन करना भी चाहती हो, तो क्या इसके पीछे कोई स्पेशल रीज़न है? और इतना बोलते के साथ ही वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने वहाँ पर काफ़ी अच्छी स्टोरी बताई थी कि मेरा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट जो है वो एक एंशिएंट हिडन सेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जो ली टियानजिन है वो यहाँ पर मेरे ऊपर पूरी तरह से यकीन कर लेगी और वो अपनी सेक्ट को छोड़कर मेरे सेक्ट के अंदर इंटर करने के लिए आ जाएगी। मुझे लगता है कि पक्का इसके पीछे कोई ना कोई तो स्टोरी है। और वैंग की इतना सोचते के साथ ही ली टियानजिन जो होती है वो बोलती है कि मैं टियानजिन सेक्ट को इसीलिए छोड़ना चाहती हूँ कि क्योंकि वो मेरे कल्टीवेशन के टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं करता, बल्कि वो मेरे लुक्स की वैल्यू करता है। इसीलिए वे यहाँ पर मेरी खूबसूरती का इस्तेमाल कर कर जो याओरी एम्पायर का क्राउन प्रिंस यूफी है उसे मेरी शादी जो है वो कराना चाहते हैं। जो सुनकर वैंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि जो टियानजिन सेक्ट है वो तुम्हारा यूज करना चाहता है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर क्राउन प्रिंस की तो वो याओरी एम्पायर का क्राउन प्रिंस है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है? जो सुनते के साथ ही ली टियानजिन जो होती है वो वैंग से बोलती है कि जब मैं क्राउन प्रिंस से मिली थी तो मैं उसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि उसकी बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा था और मुझे इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि जो सेक्ट है वो यहाँ पर मेरा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हकीकत ये नहीं थी, सच्चाई जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली थी, क्योंकि क्राउन प्रिंस बाहर से जितना अच्छा दिखाई देता है अंदर से वो उतना ही ज़्यादा डरावना पर्सन है। और ली टियानजिन की इस बात को सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वे उसे बोलते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम हमें पूरी स्टोरी बता सकती हो? जो सुनते के साथ ही ली टियानजिन जो होती है वो बताती है कि एक बार हमें जो इम्पेरल पैलेस है वहाँ से इनविटेशन आया था, इसीलिए हम लोग जो थे वो इम्पेरल पैलेस के अंदर गए थे, लेकिन तभी मैं गलती से जो क्राउन प्रिंस का पैलेस था उसके अंदर चली गई। लेकिन क्राउन प्रिंस की आइडेंटिटी और जो उनका पैलेस था वो एक दूसरे से मैच जो है वो नहीं खा रहा था, क्योंकि जब मैं उनके पैलेस के अंदर गई तो मुझे वहाँ पर अजीब सी अशांति जो थी वो महसूस हो रही थी। सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ पर जो स्टैचू बने हुए थे वे काफ़ी ज़्यादा अजीब थे। उन स्टैचुओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन्हें ज़िंदा लड़कियों से बनाया गया हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वो वहाँ पर बनी हुई एक चेयर के पास में आ जाती है और चेयर को देखने के बाद ली टियानजिन बोलती है कि आखिर ये है क्या? और ली टियानजिन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस वहाँ पर आ जाता है, जिसे लेकर ली टियानजिन भी जो वो कुर्सी होती है उसके पीछे छुप जाती है और क्राउन प्रिंस बोलता है कि जो ली टियानजिन है वो टियानजिन सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी है। और इतना बोलकर अब क्राउन प्रिंस जो होता है वो आकर चेयर पर बैठ जाता है। चेयर पर बैठने के बाद वो बोलता है कि बस मैं तुम्हें एक बार कन्विंस कर लूँ, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी साइड में रहोगी।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो क्राउन प्रिंस होता है वो अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टैम्प जो होती है वो शेयर के ऊपर रख देता है। और जो ली टियानजिन होती है वो बताती है कि मुझे लगा था कि जो वो चेयर है वो बस एक नॉर्मल सी चेयर होगी, लेकिन जैसे ही क्राउन प्रिंस ने उसे चेयर के ऊपर अपनी स्टाम्प को रखा तो वहाँ की सिचुएशन जो थी वो पूरी तरह से बदल गई। जिस पल को मैं काफ़ी अच्छा समझ रही थी वो पल जो था वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा डरावने पल में बदल गया, क्योंकि जिन्हें देखने के बाद मुझे लग रहा था कि बस ये लड़कियों के बने हुए स्टैचू है, वो कोई स्टैचू नहीं थे बल्कि वे जिंदा लड़कियाँ थी। जिसके बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि आखिर जो क्राउन प्रिंस है उसकी इस मिस्टीरियस जेड स्टाम्प का क्या राज है। मुझे पता लगा कि वो अपनी इस स्टाम्प की मदद से ही वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें जेड के अंदर बदल देता है, और उसके बाद जो उसकी फेवरेट लड़कियाँ होती है उन्हें वो अपनी चेहरों के अंदर सजा कर रखता है। जो सुनते के साथ ही अब वैंग जो होता है वो भी गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि बस वो यहाँ पर क्राउन प्रिंस होने के कारण जो उल्टी सीधी चीज़ें है वो किया करता होगा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि याओरी एम्पायर का जो क्राउन प्रिंस है वो इस तरह की चीज़ों को करता होगा। लगता है कि अब याओरी एम्पायर के साथ में मेरी फाइट होने का इंतज़ार जो है वो मुझे करना होगा, क्योंकि जैसे ही याओरी एम्पायर के साथ में मेरी फाइट होगी तो उसके बाद मैं क्राउन प्रिंस के चेहरे के ऊपर लगे हुए उस मास्क को मैं हटा दूंगा और सभी को उसकी सच्चाई दिखाकर ख़त्म कर दूंगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो ली टियानजिन से बोलता है कि अगर तुम्हें पता लग गया था कि जो क्राउन प्रिंस है वो इस तरह की चीज़ कर रहा है तो फिर तुमने टियानजिन सेक्ट को तभी के तभी क्यों नहीं छोड़ दिया। जो सुनकर ली टियानजिन जो होती है वो वैंग को बताती है कि मेरी फैमिली जो है वो टियानजिन सेक्ट की टेरिटरी के अंदर आती है, तो इसीलिए अगर मैंने टियानजिन सेक्ट को धोखा दिया तो वे मेरी पूरी फैमिली को मार देंगे। जो सुनकर वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम डिवाइन इमोर्टल सेक्ट जो है उसका इस्तेमाल करना चाहती हो ताकि तुम अपनी किस्मत जो है उसे बदल सको। जो सुनकर ली टियानजिन बोलती है कि हाँ, क्योंकि पूरे याओरी एम्पायर के अंदर कोई भी सेक्ट ऐसा नहीं है जो कि एम्परर के खिलाफ जा सके या उसे अपना एनिमी बना सके। केवल अब एक डिवाइन इमोर्टल सेक्ट ही ऐसा है जिसे देखने के बाद मुझे थोड़ी सी यहाँ पर आशा जो है वो नज़र आई है। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर मुझे अपनी स्किलों के बारे में बताओ, क्योंकि यहाँ पर तुम मेरे कारण मुझे पूरा एम्पायर जो है उसका एनिमी बनना पड़ेगा, तो कम से कम तुम्हारे पास में कोई ऐसी स्किल तो होनी चाहिए जिसके कारण मैं पूरे के पूरे एम्पायर को अपना एनिमी बना सकूँ। जो सुनकर ली टियानजिन जो होती है वो वैंग को बताती है कि टियानजिन सेक्ट को केवल इतना ही पता है कि मैं कल्टीवेशन के अंदर टैलेंटेड हूँ, लेकिन वे लोग ये चीज़ नहीं जानते कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो एलिक्जर थी उन्हें रिफाइन कर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया है। और सच्चाई ये है कि मैं एक 8 ग्रेड की एल्केमिस्ट हूँ जिसके बारे में खुद टियानजिन सेक्ट जो है वो भी नहीं जानता। जो सुनते के साथ ही जो लिंग फियो और जो यूनफी होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि ये अभी 20 साल की भी नहीं है और ये 8 ग्रेड की एल्केमिस्ट बन चुकी है। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो उन दोनों से पूछता है कि क्या हुआ, क्या 8 ग्रेड का जो एल्केमिस्ट होता है वो काफ़ी इम्प्रेसिव होता है। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो बताता है कि इस तरह के रूमर्स है कि किसी अननोन रीजन से जो एल्केमी की इनहेरिटेंस मैजिक और जो कल्टीवेशनों के मेथड थे वे कट ऑफ हो गए थे, जिस यही कारण है कि आज इतने कम कल्टीवेशन के मेथड जो है वो बचे हैं। इसीलिए अगर तीनों के तीनों एम्पायरों की बात की जाए तो मुश्किल से केवल 5 ही यहाँ पर एल्केमिस्ट ऐसे निकलेंगे जो कि 8 ग्रेड के एल्केमिस्ट हो। लेकिन अगर यहाँ पर मिस ली टियानजिन की बात की जाए तो ये अभी केवल 20 ही साल की है और ये 8 ग्रेड के एल्केमिस्ट जो है वो बन चुकी है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग फियो होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसी पर्सन को भी अपनी लाइफ में देखूंगी जो कि 20 साल की एज में ही 8 ग्रेड के एल्केमिस्ट बन जाए। और ज़रा देखो तो इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी क्या सच में ये हमारा जो सेक्ट है उसे ज्वाइन करना चाहती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वैंग जो होता है वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि एल्केमिस्ट जो होते हैं वो दूसरे सेक्टों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस होते होंगे, लेकिन हमारे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के लिए जो एल्केमिस्ट है उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना सोचते के साथ ही वैंग जो होता है वो अपनी मन में सोचता है कि सिस्टम के कारण मुझे यहाँ पर एल्केमिस्टों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने डिसाइपलों की कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर खुद ही इम्प्रूव कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ली हाई होता है वो अपने मन में सोचता है कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर जब मैं प्रोफाउंड एम्परर रियलम पढ़ता तो उस टाइम पर अगर ली टियानजिन जो है वो यहाँ पर मुझे मिली होती 8 ग्रेड के एल्केमिस्ट के रूप में तो कसम से मैं इसे नहीं छोड़ता, मैं इसका वेलकम जो है ज़रूर करता। लेकिन वहीं अगर सेक्ट मास्टर को देखो तो इनके सामने एक पीयरलेस एल्केमिस्ट जीनियस जो है वो खड़ी है, लेकिन क्या इसे ये सच में अपनी डिवाइन इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन नहीं कराने वाले। और अब वैंग को वहाँ से जाता हुआ देखा जो ली टियानजिन होती है वो वैंग से बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पर आकर आपको डिस्टर्ब जो है वो कर दिया, इसीलिए मैं अब आपको और भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं आपके जवाब को जान चुकी हूँ तो इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो ली टियानजिन होती है वो उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जो वैंग होता है वो उसे बोलता है कि आखिर अब तुम कहाँ पर जा रही हो। मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम मेरे साथ में डीमन सेलिंग अरीना के अंदर चल रही हो, क्योंकि वहाँ पर जाकर हम जो डीमन सेलिंग असेंबली है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझसे यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट की थी, मैं तुम्हारी सारी की सारी रिक्वेस्टों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। आज से तुम मेरे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की एक डिसाइबल हो, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन ली टियानजिन मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली जो है उसे प्रोटेक्ट करूँगा। और जो भी तुम्हें या फिर तुम्हारी फैमिली को टच करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूँगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो यावरी एम्पायर का खुद एम्परर ही क्यों ना हो। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद ली टियानजिन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और तभी वैंग जो होता है वो ली टियानजिन से बोलता है कि आखिर अब तुम यहाँ पर इतनी शौक होकर क्यों खड़ी हो, इससे पहले कि मास्टर जो है वो अपनी माइंड को चेंज कर दे, जल्दी से जाकर उन्हें एंट्री फीस जो है वो दे दो। जो सुनते के साथ ही अब ली टियानजिन जो होती है वो कुछ पैसे अपने पास में से निकाल कर जो वैंग होता है उसे दे देती है। और वैंग को देते हुए उससे बोलती है कि मैं ली टियानजिन आपसे वादा करती हूँ कि मैं डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के लिए हमेशा हार्ड वर्क करूँगी, और हार्ड वर्क करते ही चाहे मुझे मर जाना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं इसके ऊपर कभी भी रिग्रेट नहीं करूँगी। और अब ली टियानजिन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।